हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नईम अख्तर जमाली और आप देख रहे हैं मेरा शो जिसका नाम है पॉडकास्ट विद जमाली। और आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, मैं उनके बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगा कि सपनों को सच करने निकले हैं तैयार, मेहनत जिनकी कुंजी है और मेहनत ही हथियार, मेहनत से लिखी है जिसने अपनी एक दस्तार, इसीलिए हर दिल में बसते मिस्टर सुनील कुमार। समझते हैं लोग कोई किसी की खाते, तरसे अगर तो हंसते हैं लोग, बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो कोई हमारा दर्द जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता जाने न जाने गुली न जाने, बाग तो सारा जाने हैं, पत्ता पत्ता। स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार जी, जो कि जाने माने म्यूजिशियन हैं और जो म्यूज़िक डायरेक्ट भी करते हैं, अपना म्यूज़िक प्रोड्यूस भी करते हैं और गाने भी गाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है इस फील्ड में और कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे ये अपना ऑलरेडी लोगों को सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे म्यूज़िक के बारे में और जानेंगे कुछ म्यूज़िक की गहराइयाँ और कोशिश करेंगे इनसे कुछ सीखने की, कुछ सिखाने की। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सुनील कुमार जी। स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं बिना कुछ देर किए हुए आपसे कुछ सवाल जवाब करता हूँ म्यूज़िक से जुड़ी हुई। तो थोड़ा आप मुझे बताएं सबसे पहले कि आपकी ये म्यूज़िक की जर्नी कैसे शुरू हुई। ऐसा है कि बचपन से ही है ना, मेरे घर पे म्यूजिक का माहौल था। मेरी माता जी जो थी बहुत अच्छा गाती थी, तो वहीं से हमारी शुरुआत हो गई। मेरी माँ की गोद में मैंने सबसे पहला गाना सीखा, वो ये था, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। बहुत अच्छा। तो आपके घर में ये म्यूज़िक का वातावरण था ऑलरेडी? मम्मी भी गाती थी, पापा भी गाते थे? पापा गाते नहीं थे लेकिन सुनते थे आप? मुझसे मेरे सॉन्ग को सुनते थे, बहुत प्यार से प्रोत्साहन देते थे। हाँ जी। तो फिर आपको मतलब आपने कोई फॉर्मली ट्रेनिंग वगैरह वहाँ से ली? कैसे आप? उस समय तक कोई ट्रेनिंग मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरे जो मित्रगण थे, मेरे ऐसे मित्र थे, उनको भी यही शौक था गाने बजाने का स्कूल के लाइफ से। तो उनके साथ हम इकट्ठे होकर, हम जब देखो गाने संगीत की बातें हम करते थे, गाते बजाते थे टेबल में ठेका लगाकर, है ना। ऐसे हमारी शौक बढ़ता गया और भी बहुत सारे संगीत प्रेमी जुड़ते गए। फिर हम लोग बहुत आगे इवेंट वगैरह करने लगे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह करने लगे। इससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली, ख्याति हुआ, हमारा नाम हुआ। लेकिन उस समय तक हमने शास्त्रीय संगीत जो है, जो कि संगीत का नींव है, वो हम सीख नहीं पाए थे। हमें कुछ पता नहीं था। हम गाते थे बॉलीवुड संगीत, फिल्मों का संगीत, लोकगीत, ये सब गाते थे और बस उसी में हम खुश थे। लेकिन बाद में महसूस हुआ कि नहीं, हमें कुछ सीखना चाहिए, सीखकर अच्छा शास्त्रीय सीखकर अच्छा से गाना चाहिए। तो आपको ये कब लगा कि अब मुझे सीखना चाहिए और सीख के इसमें मुझे आगे बढ़ना है, बगैर सीखे मतलब मैं पक्का नहीं हुई? हाँ, कब आपको? जब मैंने वैसे से कुछ गाने सुने, शास्त्रीय बॉलीवुड में भी शास्त्रीय संगीत है, जैसे
मन तरपत हरि दर्शन को आज। तो मुझे पता चला कि ऐसी हरकतें तो हम कर नहीं सकते हैं, ऐसा गले से तो ऐसी आवाज़ निकाल नहीं सकते हैं। तब पता चला कि राग पे आधारित शास्त्रीय संगीत है। तब हमें लगा कि हमें सीखना चाहिए। फिर आप फॉर्मली आपने ट्रेनिंग वगैरह ली म्यूजिक की? फॉर्मली मैंने फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं ली, हमने गुरु की तलाश किया और हमारे गुरु मिले बनारस घराने से, श्री कामता प्रसाद जी है ना। वो आपको बनारस घराने के बहुत अच्छे है ना वोकलिस्ट थे। तो उनकी सेवा करके हमने आगे संगीत सीखा। फिर आपने संगीत सीखा? हाँ जी, उनसे सीखा। तो आपको कितना समय हो गया है म्यूजिक इंडस्ट्री में अब तक? अभी तक बचपन से म्यूजिक इंडस्ट्रीज में तो मैं कम से कम 30 साल 35 साल हो गया। 30 साल 35 साल यही मेरा प्रोफेशन है ना। म्यूजिक से ही हमारा सब कुछ होता है जी। तो 35 साल के करीब हो गया जी। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि आप बचपन से म्यूज़िक करते हैं, मतलब इनफैक्ट आपने अपनी माँ की गोद से ही पहला गाना शुरू किया, उस टाइम से लेके और अभी तक जो 2025 है, इस दरमियान म्यूज़िक को कितना बदलते हुए आपने देखा है? कैसा म्यूज़िक कितना बदल गया है, कितना आधुनिक हो गया है, तो उसको आप कैसे आंकते हैं, कैसे देखते हैं आप? बहुत बदलाव आ गया है। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई है ना। अब तो एक मोबाइल में ऐप है जिससे कि आप संगीत सीख सकते हो, है कि नहीं। कैरियोके के सहारे आप बिना म्यूजिक के भी गा सकते हो। तो बहुत सुविधाएं हो गई है, पहले ये सब नहीं था ना। नहीं तो ये म्यूज़िक के लिए ठीक है या गलत है? ये एक तरह से ठीक भी है, जमाने के अनुसार, है कि नहीं। जल्दी हो जाता है, लोग अपनी जो संगीत की भूख है, गाने की भूख है, उसको सेटिस्फाई करते हैं गाकर, है ना। कहीं भी गा सकते हैं, पार्क में गा सकते हैं, घर में गा सकते हैं, रूम में गा सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन कहीं एक जगह तो आप जैसा बताया कि आपने एक 30 साल की 35 साल की जर्नी लगा दी, साधना किया, सीखा, और कहीं लोग मतलब अभी कोई ऐप सिस्टम ले लिया या कोई सॉफ्टवेयर ले लिया और उससे रातों रात वो गाना बनाने लग गए। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए तो नाइंसाफ़ी है ना, जो 30 साल सीखा है। या तो ये कहें कि जो 30 साल सीखा है वो सही नहीं है, या तो ये कहें कि जो बंदा अभी जो ये रातों रात फेम और रातों रात संगीत में कुछ बनना चाहते हैं, ये सही नहीं है। दोनों में से आप दोनों को कैसे आंकते हैं? रातों रात कुछ भी नहीं मिलता है। रातों रात आप एक दिन के लिए एक गाने से आप वायरल हो सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका कोई खोजने वाला भी नहीं होगा, आपका कोई नाम भी नहीं होगा। सच्चा जो रास्ता मिलता है, सच्ची जो मंजिल मिलती है, वो मेहनत करके, स्ट्रगल करके, उसके लिए अपना योगदान देकर, टाइम देकर तभी मिलता है। आजकल तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग एक म्यूज़िक एल्बम बनाते हैं, उसके ऊपर लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं, तरह तरह की मॉडल बनाते हैं और म्यूज़िक एल्बम बनाते हैं, और उसको हम ये देखते हैं कि वो म्यूज़िक एल्बम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 3 साल तक लोग याद रखते हैं, उससे ज़्यादा याद नहीं रखते हैं। नहीं याद रखते। पर आज भी अगर आप देखेंगे तो रफ़ी साहब के, किशोर साहब के गाने, जो उस ज़माने के गाने हैं जो हम पैदा भी नहीं हुए थे, और उसको हमें आज भी याद है। तो ऐसा क्यों है? इन दोनों संगीत के में क्या डिफरेंसेस है? जो आजकल के जो गायक हैं, उनको भी उस पहले के गानों का ही रिमिक्स बनाना पड़ता है ज़्यादा पॉपुलर होने के लिए, है ना। अब वो सबसे ज़्यादा हिट होता है कि नहीं। उनको सहारा लेना ही पड़ता है उनका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो पुराने गाने को ही अपने रिमिक्स करके और वो गाने को बनाते हैं। तो ऐसा करना क्या ठीक है? उनके लिए नाइंसाफ़ी नहीं है? जिन्होंने मेहनत करी, गाना बनाया, आप उसका गाना उठा के रिमिक्स कर देते हैं, तो ये उनके लिए ठीक? उनको कोई नुकसान नहीं है। रफ़ी साहब को कोई नुकसान नहीं है, लता जी को कोई नुकसान नहीं है ना। उनके संगीत से आज की जो पीढ़ी है कुछ ले रही है, तो अच्छी बात है ना। पर नुकसान तो संगीत का है ना। संगीत का नुकसान कैसे है? संगीत आगे बढ़ेगा नहीं। आपने जो पहले संगीत बढ़ रहा है, आज भी अच्छे क्लासिकल सीख रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कि आज लोग क्लासिकल नहीं सीख रहे हैं या क्लासिकल संगीत खत्म हो गया, नहीं। वो हमेशा जिंदा रहेगा, है और हमेशा रहेगा। आज भी लोग सीखते हैं, आज भी गुरु के यहाँ शिष्यों की भरमार है। आज भी लोग क्लासिकल सीखते हैं, सालों समय देते हैं और पॉपुलर होते हैं।
जो भी आज के जो सिंगर हैं जिन्होंने विधिवत सीखा हुआ है शास्त्रीय संगीत, वो अस्थायी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल और भी बहुत सारे, श्रेया घोषाल। इन्होंने क्लासिकल सीखा है, विधिवत सीखा है, तब जाकर वो इतनी पॉपुलर हो रही हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो म्यूज़िक सीख के आया है, प्रॉपर उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, म्यूज़िक को एज ए साधना लिया है, वो कभी पीछे नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा आगे चलेंगे। हमेशा स्थायित्व हो गया उनके अंदर। हाँ, लेकिन जो लोग हैं कि जिन्होंने शॉर्टकट यूज़ किया है, वो क्षणिक है। वो एक दो गाना आपका पॉपुलर होगा, उसके बाद आपको कोई जानेगा नहीं, है ना। बस यही बात है। सर आप खाली टाइम में क्या करते हैं? आप खाली टाइम में मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है। न्यूज़ सुनते हैं? न्यूज़ सुनता हूँ। म्यूज़िक, करेंट टॉपिक, म्यूजिक तो है ही है, म्यूजिक तो जान है, वो तो सांस है मेरी। किनको सुनते हैं आप खाली टाइम में? सभी अच्छे सिंगर्स को, नए भी हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह को सुनता हूँ, नए में माय फेवरेट, श्रेया घोषाल, है ना, बाबुल सुप्रियो, ये सब इनको सुनता हूँ। चाहे आपको पुराने में हमारे जो सूफी जो सिंगर है उनको सुनता हूँ, जैसे चाहे रेशमा जी को सुनता हूँ, नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता हूँ, इनको मेहदी हसन साहब को सुनता हूँ, पंकज उदास जी को सुनता हूँ, है ना जी, इनको सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं इनको ही सुनता हूँ ज़्यादातर। आपको जो पुराने गाने हैं, जो पुराने उस टाइम के सूफ़ी हो या बॉलीवुड हो, नॉन बॉलीवुड हो, जो भी पुराने सॉन्ग्स हैं और जो अभी के नए सॉन्ग्स हैं, दोनों को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं? क्या डिफरेंस लगता है आपको दोनों संगीत में? वो भी एक प्रथा है संगीत का, ये भी एक प्रथा है, दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको? पहले का जो सॉन्ग था उसमें थोड़ा सा ठहराव था, थोड़ा सा मेहनत नज़र आती थी। आजकल का सॉन्ग है वो भी सही है, उसमें जैसा पॉलिश होता है, जैसा साउंड ट्रैक अच्छा होता है उनका, होता है ना, टेक्नोलॉजी के साथ उनका तालमेल अच्छा होता है, तो यही अंतर है और कुछ नहीं। आजकल भी लोग मेहनत करके अच्छा गा रहे हैं, अच्छे अच्छे सिंगर हैं, ऐसा नहीं कि आज के सिंगर बहुत खराब गा रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं। जो मेहनत करते हैं वो अच्छा गाते हैं, सुनने में अच्छा भी लगता है। आजकल किसको सुनते हैं आप? कौन अच्छा लगता है आपको? अरिजीत सिंह, मैंने हनी सिंह को मैं ख़राब नहीं मानता, एक दौर था उनका, अभी भी है फिर से, तो वो अपने तरीक़ा से, उनका एक अलग स्टाइल है, उस स्टाइल से वो अच्छा ही गाते थे। आजकल के बच्चों में बहुत पॉपुलर थे उस समय, मैंने भी देखा है, मैंने सुना है उनका, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो ख़राब भी नहीं है। जैसे आज जैसी जनता की जैसे श्रोता सुनना चाहते हैं वो सब सुनाते हैं। लेकिन ये क्या कारण है कि अगर आप देखें तो पुराने गाने अगर आप सुनेंगे, मैंने ऐसे बहुत सारे कंसर्ट में देखा है, लाइव शोज़ में देखा है कि अगर आप पुराने गाने सुनते हैं तो आपको गूज़ बम्प्स आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोगों को देखते हैं कि रो रहे हैं, गूज़ बम्प्स आ गए, आंखों से आंसू गिर रहा है। इवन हमने दरगाहों पर देखा है कि गाने जो कव्वाली चलती है तो कव्वाली सुन के लोगों के अंदर वजद आ जाता है, वो अपने होश में नहीं रहते, अपने होश खो देते हैं। पर नए जो सॉन्ग्स हैं इनको सुन के ऐसा क्यों नहीं होता? उस समय के जो गीतकार थे बहुत मेहनत से, वो सच्चे गीतकार थे, वो शायर थे, है ना, बहुत अच्छा गीत लिखते थे, जल्दीबाजी में तुकबंदी नहीं करते थे। तो अभी के लोग अच्छे गीत नहीं लिखते हैं, आज भी अच्छे लिखते हैं, लेकिन तुकबंदी नहीं करते थे, वो ठहराव था, है ना। तो उनके गीत में वो दर्द था, वो फील था, चाहे वो संगीतकार में वैसे से वाद्य यंत्र ऐसा ट्यून बनाते थे जो कि हमारे सीधे दिल पे उतर जाते थे। तो अभी ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर या ऐसे म्यूज़िक के लोग हैं नहीं, आप कहना चाहते? नहीं, आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तुरंत ट्रैक में म्यूजिक बन जाता है। पहले इतना जल्दी नहीं होता था, पहले लाइव टेलीकास्ट होता था ना, कुछ भी स्टूडियो में भी। अब तो क्या है कि ट्रैक बन जाता था, ट्रैक में सिंगर आएंगे, गा देंगे, खत्म बात। बहुत जल्दीबाजी में होता है, इसलिए वो आत्मा नहीं, वो चीज़ नहीं होता है जो पहले के संगीत में था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले के संगीत में एक सोल होता था। हाँ, लोग एक एक चीज़ वर्ड से लेके, म्यूजिक से लेके और सिंगिंग तक सब अपने आप ही करते थे।
और अब के सिंगिंग में ये है कि गाना कहीं और रिकॉर्ड हो गया, म्यूजिक कहीं और रिकॉर्ड हो गया, दोनों को ट्रैक फटाफट हो जाता है। हाँ, तो अब वो चीज़ है नहीं संगीत के अंदर। जो लोग सही संगीत सीखना चाहते हैं, हाँ जी, वो संगीत जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो संगीत से लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस संगीत से लोगों के गूज बम्स पड़ने लगते हैं, वजद आ जाता है, वो संगीत अगर कोई सीखना चाहे तो उसके लिए क्या बेहतर तरीका है और कैसे सीखे वो? रियाज के लिए फिर गुरु भी तो होना चाहिए। हाँ, अच्छे गुरु की तलाश करें। ऐसी बात नहीं कि आजकल गुरु नहीं है, अच्छे गुरु हैं। आप अच्छे गुरु से मिलो, आप रियाज करो, म्यूजिक पे समय दो, समय देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप समय नहीं दोगे, सोचो कि मैं तुरंत सीख लूँगा, है ना, 3 महीने में सीख लूँगा, 6 महीने में सीख लूँगा। नहीं, आप अच्छी तरह से राग को समझो, सा को समझो, रे को समझो, गा क्या है, ये 7 सुरों का जो अलंकार है, सरगम है, वो क्या है, उसको समझो, उसके अंदर जाओ, तब आपको ज़रूर मिलेगा। तो सर आपने जैसा बताया कि 7 सुरों का आपको रियाज करना चाहिए, तो 7 सुरों का रियाज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? लोग कैसे रियाज करें इन 7 सुरों को? सबसे पहले आप सा को लो। सा जो प्रथम हमारा जो स्वर है, जिसे कि षडज कहते हैं, सा का रियाज करो, ठीक है ना? ठीक है। जैसे कहीं भी आप जाओ, सा, जिस तरह सा रे गा मा पा धा नी सा, तब सा को पकड़ो, सा ओ, है ना, सा, जब सा अच्छी तरह से हो जाए तब रे पे आओ, फिर गा पे आओ, फिर माँ, ऐसे 7 स्वरों के अंदर जाओ आप, तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी, लगेगा कि आप कुछ ग्रहण कर रहे हो सुरों से जी, है ना। उनको यदि समझ जाओगे, 7 स्वरों को आप यदि साध लोगे तो आपको संगीत आ जाएगा, ठीक है ना। यदि आप बहुत बड़े सिंगर हो गए, आप बहुत पॉपुलर हो गए, आपका एल्बम हिट हो गया, वायरल हो गया, लेकिन आपको स्वरों की पहचान नहीं है, तो आप अस्थाई, ये जो पॉपुलरिटी है अस्थाई नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे कि बड़े बड़े कलाकार रफ़ी साहब, महेंद्र कपूर जी, इन्होंने चाहे जो भी बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, है ना जी, उन्होंने इसी के पीछे अपना जीवन लगा दिया, 7 स्वरों के पीछे, इनको पहचानने में। इससे हमारे गले का रियाज होता है, इससे गले का हाँ रियाज होता है। जी, तो अभी आपने जितना अभी वर्क किया है, तो आपने किस किस इंडस्ट्री में काम किया है अभी म्यूज़िक के रिलेटेड? वैसे मैं भोजपुरी में भी गाया हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भी मैं म्यूजिशियन के साथ, है ना, मैंने कीबोर्ड पे धुन दिया है ना, उनको जो भी वो कंपोज करते थे सिंगिंग, तो म्यूजिक का मैंने भी बहुत सारी मूवी में दिया भी हूँ, है ना। और वैसे मैं लाइव शो में भी जाता रहता हूँ, है ना, और बाकी मैं सिखाया हुआ हूँ। सर आपने भोजपुरी की बात करी, भोजपुरी पे बड़ा आरोप लगता है कि बहुत मतलब गंदगी परोसते हैं अपने गानों में, बहुत गंदगी होती है उनके गानों में, तो ऐसा क्यों है? क्यों भोजपुरी में गाने जो है वो इस तरह के लोग बनाते हैं? कैसे देखते हैं आप उसको? ये मैं अच्छा नहीं है भोजपुरी के लिए। पहले का आप जब भोजपुरी संगीत सुनोगे, रफ़ी साहब, लता जी, महेंद्र कपूर, सुमन कल्याणपुर, तलत महमूद साहब, सब ने भोजपुरी फिल्मों में मतलब अपनी आवाज़ दी है। उनके गीतों को, पहले का जो भोजपुरी संगीत आप सुनोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन बाद में बहुत सस्तापन पे वो उतर आए, जिससे कि उनको बहुत हानि हुआ। अभी भी अच्छे सॉन्ग, हानि नहीं हुआ। मैं तो उन लोगों को देखता हूँ जिन्होंने भोजपुरी में अश्लील गाने गाए हैं या अश्लील लिरिक्सेस बनाए हैं, वो लोग तो बड़ा कामयाब है। कोई वो MP कामयाब हो गए, वो MP बन गए, कोई MP लेकिन उन्होंने अपना योगदान तो नहीं दिया ना म्यूजिक में। हम्म, संगीत के क्षेत्र में तो वो बात नहीं रही ना उनकी। पर मशहूर तो वो उसी चीज़ से मशहूर हो गए, वो मशहूर हो गए, लेकिन संगीत को उन्होंने क्या दिया? तो आप इंडस्ट्रीज को तो बर्बाद कर दिया ना आपने। तो कहीं ना कहीं लोग मशहूर होने के लिए ये शॉर्टकट यूज करते हैं, हाँ, गंदगी यूज करते हैं। हाँ, लेकिन वो पॉपुलर नहीं होते हैं उतना। मशहूर हो जाएंगे कुछ दिन के लिए, अस्थाई। हाँ, तो आप लेकिन सोचेंगे कि मैं भी उनके रफ़ी साहब के जैसा हो जाऊं, मैं भी कुमार सानू के जैसा हो जाऊं, या गुलाम अली साहब के जैसा हो जाऊं, तो नहीं हो पाएंगे वो।
कुछ दिन रहेंगे, वो उनका शो होगा बॉलीवुड में, वो गाएंगे, बस हो गया, खत्म। तो आप कह रहे हैं कि मशहूर होने के लिए MP बन जाए, MLA बन जाए, उससे कुछ नहीं। हाँ, मशहूर होने के लिए लोग अश्लीलता यूज़ करते हैं, और थोड़ा जब पॉपुलर हो गए तो फिर अपने आप कुछ ना कुछ उनको टिकट विकट कहीं से मिल जाता है। जी हाँ। सर, आपको क्या लगता है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर अगर सुधार करना हो, या आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग अभी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अच्छा कर रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री को सुधार सकते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हैं जो इस इंडस्ट्री को सुधार? जरूर अभी भी सुधार हो रहा है, अच्छे अच्छे सिंगर भी हैं, जैसे हमारी स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी, वो अभी उनका निधन हुआ। वो अभी उनकी देखो, उनका कितना बड़ा योगदान है जी। उन्होंने तो एक नया आयाम दिया जो कि पूरे वर्ल्ड में उनकी आवाज़ पहचानी जाती है। उन्होंने भोजपुरी संगीत को बॉलीवुड में भी डाला गया, मैंने प्यार किया जी, डाला ना जी, मैंने प्यार किया। अभी मैथिली ठाकुर जी, वो तो अपने भोजपुरी और मैथिली सॉन्ग को ही आगे बढ़ा रही है ना, कितना सही तरीके से वो आप एक प्रतिष्ठित सिंगर के रूप में वो आगे जा रही है। सर, आपको अगर मौका दिया जाए तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चेंज करेंगे, क्या चेंज करना चाहेंगे एक्चुअली? सबसे पहले अच्छे जो भोजपुरी के जो अच्छे गीतकार हैं उनको आगे हम बढ़ाना चाहेंगे। जो अच्छे संगीतकार है, अच्छे जो कि सबसे पहले गीतकार है ना, अच्छे गीतकार को खोजेंगे और उनकी अच्छी अच्छी रचनाओं को हम है ना स्वरबद्ध करके उसको आगे रिकॉर्डिंग करेंगे। आपको इसमें सेंसर बोर्ड का रोल नहीं लगता कहीं कि जब इस तरह के गाने बनते हैं, अश्लीलता वाले गाने बनते हैं, तो सेंसर बोर्ड को इसको रोकना चाहिए? हर लैंग्वेज में बनते हैं, हिंदी में भी बनते हैं बहुत सारे, पंजाबी में भी बनते हैं अश्लील सॉन्ग्स, ऐसी नहीं कि बस बॉलीवुड में ही बनता है, तो सेंसर बोर्ड क्यों नहीं इसको रोकता? हाँ, तो ये तो सेंसर बोर्ड के बारे में बात है, इसे हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए सेंसर बोर्ड को, कि ऐसे ऐसे सॉन्ग को वो क्यों प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको कट करें, वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है ना। बिल्कुल, ये बात है, हर लैंग्वेज में है, सिर्फ भोजपुरी में ऐसी बात नहीं है। सर, आप हमें ये बताएं कि एक म्यूज़िक प्रोडक्शन का क्या पूरा प्रोसेस होता है? देखो, म्यूजिक प्रोडक्शन जो है, म्यूजिक को समझना होता है, समझ कर उसको एज ए प्रोफेशनल है ना, कि म्यूजिक को कैसे ट्यून किया जाता है, म्यूजिक को कैसे कंपोज किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कौन से ट्यून में लगेगा, कौन से धुन में लगेगा, स्केल, म्यूजिक का क्या स्केल होता है, कौन सा गाना किस स्केल में गाना चाहिए, है ना, ये सब को समझने के लिए म्यूजिक प्रोडक्शन को सीखना ज़रूरी है। तो ये इसका क्या पूरा प्रोसेस क्या होता है? एक म्यूज़िक, सपोज करिए मुझे एक म्यूज़िक प्रोडक्ट करना है, अभी एक म्यूज़िक बनाना है, हाँ, तो उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है? सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले गीत से, लिरिक्स के बाद जो गायक होते हैं, इसमें कौन सा गायक इसको अच्छी तरह से गा सकेगा, फिर एक कंपोजर जो कि इसको ट्यून में, गीत तो है, उसमें धुन कैसे बनाओगे आप, ऐसा धुन जो कि लोकप्रिय हो जाए, ठीक है, फिर म्यूजिक देना उसको, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होगा, ताल कौन सा रहेगा, रिदम, ओके, रिदम में 3 ताल रहेगा, 4 ताल रहेगा, 1 ताल रहेगा, वेस्टर्न म्यूजिक रहेगा, ईस्टर्न म्यूजिक रहेगा, फ्लूट रहेगा, ये सब देना है, इन सब को जोड़ के हम म्यूजिक कंपोज करते हैं। तो क्या एक कंपोज़र को, जो म्यूज़िक कंपोज करता है, उसका एक अच्छा सिंगर होना ज़रूरी है? एक बहुत अच्छा सिंगर होना जरूरी है, लेकिन म्यूजिक को समझना और संगीत को समझना जरूरी है। यदि वो अच्छा सिंगर नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा, तो कैसे वो कहेगा कि ये बेसुरा हो रहा है, यहाँ पर इस सुर नहीं लग रहा है, यहाँ पर आपका पूरा नहीं जा रहा है, जो भी स्वर है, वो कैसे बताएगा, कैसे कंपोज करेगा वो? तो आप कह रहे हैं कि एक मतलब कंपोजर को सिंगिंग की नॉलेज, एक सिंगर की नॉलेज होनी, सिंगिंग की जरूरत है, सिंगिंग के बारे में जानना जरूरी है, वो भी सुर और ताल में हो, जरूरी कि बहुत अच्छा सिंगर हो, उसके बाद बहुत अच्छे हो, नहीं, नॉलेज उसको स्वरों की पहचान हो, चाहे इंग्लिश में जो नोटेशन कहते हैं CDEFGAB, उसकी पहचान हो। लेकिन जो स्टूडियो वाले होते हैं, जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको तो म्यूजिक की नॉलेज नहीं, सारे स्टूडियो वाले ऐसे नहीं होते हैं, उनको तो नॉलेज नहीं होती। ये जो हर जगह खोल के बैठ गए वो नहीं होते हैं। जो अच्छा स्टूडियो होता है, अभी भी है हर जगह, जहाँ पर अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते हैं, वो जानते हैं
म्यूजिक प्रोडक्शन का एक कोर्स होता है जिसमें सब कुछ सिखाया जाए, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होता है। तो उनको पता होता है हाँ, इसकी बुक्स में देखी है, एक एक नोट्स, एक एक रिदम की पहचान होती है उसकी, इसका कोर्स होता है, तो सब कुछ उसी में आता है। तब तो वो सिंगिंग बनाएंगे ना। रिदम जब तक ताल और लय वो समझेंगे नहीं, तब वो म्यूजिक कंपोज कैसे करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत सही सही चीज़ हमको बताया अभी। अब कुछ मैं आपके बारे में बात करता हूँ कि आपको म्यूज़िक से हट के और क्या क्या चीज़ें पसंद है? म्यूजिक से हटकर मुझे न्यूज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, करंट टॉपिक जो कि समाज में आज हो रहा है ना, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे बॉलीवुड हो, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। बुक्स पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, स्टडी करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हर सब्जेक्ट पर। अच्छे उपन्यास पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, ये सब मेरे बचपन से मेरा हॉबी है। घूमने फिरने में भी शौक रखते हैं? ट्रैवलिंग करने में? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी मैं जाने वाला हूँ, कुंभ मेला जाने वाला हूँ, अभी मेरा प्लान बन रहा है। हाँ जी, कुंभ के लिए प्लान बन रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं आप? सब कुछ पसंद करता हूँ, वेज एंड नॉन वेज, और लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं खाता हूँ, ज़्यादा खट्टा चीज़ नहीं खाता हूँ, ये आवाज़ पे असर करता है, थोड़ा सा ठंडा नहीं खाता हूँ। जी, आपके ठंडा और खट्टा खाने से मुझे याद आया कि जो लोग संगीत का रियाज करते हैं या जो संगीत का प्रैक्टिस करते हैं, उनको क्या खाने पीने पे विशेष ध्यान देना चाहिए? यही है कि थोड़ा सा, जैसे कि हम ज़्यादा अनटाइमली कुछ भी खा लिए, जैसे धूप से आकर हम ये ठंडा पानी पी लिया तो हमारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। आवाज़ को तो बचाना है ना। ठंडा पानी आप पियो, जब नॉर्मल बैठ जाओ तब पियो। आइसक्रीम भी खाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम गर्मी से बेचैन है एसी में बैठ गए तो बस तबीयत ख़राब हो जाएगी, हमारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, है ना। तो आवाज़ को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा परहेज करना ही पड़ेगा। और कुछ विशेष रेमेडीज़ वगैरह लेते हैं, कुछ दवाई वगैरह इस तरह का? कुछ नहीं, ऐसा दवाई से कुछ नहीं होता है, दवाई से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि ड्रिंक्स करना, तो ये अपना निजी बात है। ड्रिंक्स करो तो भी कुछ बड़े बड़े उस्ताद लोग ड्रिंक करते, इसका मतलब नहीं कि उनकी आवाज़ उससे ख़राब हो जाती है, और जो नहीं करते वो भी अच्छा गाते हैं। ये तो अपने पर्सनली चीज़ है, और बाकी सब कुछ खा पी सकते हैं, बस रियाज करो आप अपनी आवाज़ को, रियाज से अपना उसको मजबूत रखो। कोई स्पेशल रियाज भी होता है जिससे गला आप अपने गला को खोल सके, गर्म कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल रियाज होता है? सबसे अच्छा रियाज का जो टाइम होता है सुबह का समय होता है। सुबह के समय आप जो ब्रह्म काल कहते हैं, जैसे कि सूर्योदय के पहले 4 बजे के करीब, उस समय आप उठकर कहीं नहीं, आपके पास छोटा रूम है, आजकल तो लोग शहरों में रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट में रहते हैं, रूम में रहते हैं, आप कहीं नहीं, आप बिस्तर पे ही बैठ के मन में ही करो सा रे गा मा, अपनी आवाज़ को सुनो गहराई से। उस समय का रियाज जो है ना, वही मेन रियाज होता है। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले रियाज करो, अपनी आवाज़ को की बारीकियाँ निकालने की कोशिश करो। जी, बहुत अच्छा है ना। और बाकी जो गुरुजी सिखाते हैं उनको आप प्रैक्टिस में रखो हमेशा, एक्सरसाइज वगैरह जो होती है म्यूज़िक में, है ना, बस यही है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं हमारे शो के थ्रू, उनको आप कुछ विशेष टिप्स देना चाहेंगे? जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में म्यूज़िक सीख रहे हैं उनको आप कुछ विशेष बताना चाहेंगे? हाँ जी, सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का जब अंतिम समय आया तो कहती अभी तक तो मुझे लगता है कि मैंने सा को ठीक से समझा नहीं है। जब उतनी महान ऊंचाई पर पहुंची हुई जो कलाकार है वो ऐसा बोल सकती हैं, तो हम लोग कहाँ हैं। इसलिए हमें सीखना चाहिए हमेशा। संगीत को जितना हम समझेंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उतने में मोती मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ, है ना। जी जी जी। गहरे पानी पैठ, है ना। जितना गहराई में जाएंगे हम, मोती मिलेगा। इसीलिए हमें स्ट्रगल करना चाहिए, संगीत को समझना चाहिए, उबना नहीं चाहिए सीखने से, पेशेंस नहीं खोना चाहिए, और जो सीखते रहेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ये तो निश्चित बात है। जी, बहुत अच्छा। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये थे हमारे श्री जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, आपका दोबारा से मैं वेलकम और धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा संगीतमय पॉडकास्ट, जिसमें हमने
संगीत से जुड़े विषयों पर बहुत अच्छे से विश्लेषण किया और हमारे गेस्ट थे जाने माने म्यूजिशियन श्री सुनील कुमार जी, जो कि पूरे दिल्ली में और एनसीआर में अपने संगीत की शिक्षा देते हैं, सर्विस देते हैं और संगीत की दुनिया से लोगों को जोड़ते हैं। मैं हूं आपका होस्ट नईम अख्तर जमाली और मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।